राम राम भाइयों, क्या राठी इलेक्टोरल बॉन्ड की आड़ में इंडिया के सबसे बड़े स्कैम पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है, जो उसकी चहेती पॉलिटिकल पार्टी ने ही किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है, ऐसा कहना है राठी जी का अपने नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम ना सिर्फ देश का सबसे बड़ा स्कैम है बल्कि ये पूरी ही दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। और भाई साहब ये कहते हैं कि ये वो नहीं बल्कि बीजेपी की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के पति का कहना है। ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के हस्बैंड, जो कि एक इकोनॉमिस्ट भी हैं, वो कह रहे हैं। इसमें भी इस बंदे ने पूरी जानकारी नहीं दी। और मुझे अंधभक्त कहने वालों, तुम भी तो राठी जी की आधी अधूरी सच्चाई में आके अंधभक्ति तो बने बैठे हो, क्योंकि आज मैं जिस स्कैम का खुलासा करूंगा वो सो कोल्ड राठी जी द्वारा बनाए गए स्कैम से लगभग पैसों के हिसाब से 2 से 3 गुना बड़ा और खराब असर डालने के हिसाब से 1000 गुना बड़ा है, जिसके बारे में राठी साहब कभी बोलेंगे नहीं। अब क्यों नहीं बोलेंगे उसका भी कारण दूंगा, और जो बताऊंगा वो पुख्ता सबूत के साथ बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत बड़े स्कैम का खुलासा करूंगा। पर सबसे पहले तो निर्मला सीतारमण जी के पति के स्टेटमेंट का पूरा सच सुनिए, जो राठी साहब नहीं बताएंगे। The electoral bond issue is not only the biggest scam in India, but this is the biggest scam in the world. निर्मला सीतारमण जी भले ही बीजेपी में हैं, पर उनका पूरा ससुराल पक्ष, इवन उनके पति पर कांग्रेसी विचारधारा का पूरा असर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि निर्मला सीतारमण जी की सास आंध्र प्रदेश में कांग्रेस से विधायक और उनके ससुर कांग्रेस के मंत्री रह चुके हैं, और उनके पति अभी बीजेपी में नहीं है, वो प्रजा राज्यम पार्टी में है। सीतारमण जी के पति मोदी के बहुत बड़े आलोचक हैं। उन्होंने अपनी किताब द क्रूक्ड टिम्बर ऑफ इंडिया में भी इसे दर्शाया है कि परकला प्रभाकर यानी निर्मला सीतारमण जी के पति पूरी तरह से कांग्रेसी विचारधारा के हैं और मोदी और उनकी नीतियों से काफी नफरत करते हैं। कांग्रेस के संस्कार निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर को बचपन से मिले हैं। उनके माता पिता दोनों कट्टर कांग्रेसी हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लिखा है इस आर्टिकल में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, पढ़ लीजिएगा। अब आप बस ये सोचिए और इतना सा दिमाग लगाइए कि पिछले 10 साल से जो कांग्रेस सत्ता को तरस रही है, जिसके पास भारत को आगे बढ़ाने का कोई रोड मैप नहीं है, और जो सिर्फ एक ही मुद्दे पे लड़ाई लड़ रही है, और वो भी मोदी को हराना है। कुछ भी करो लेकिन मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हराना जरूरी है। वो इलेक्टोरल बॉन्ड तो छोड़ो, मोदी की हर चीज को स्कैम ही बोलेगा ना, और क्या बोलेगा। और यहाँ ये भी गौर करिए कि मोदी जी अगर इतने ही बड़े तानाशाह होते तो वो क्या एक कट्टर कांग्रेसी परिवार की बहू को अपनी सरकार में सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय देते? कांग्रेसी जहां अपने दुश्मन को आसपास भी भटकने नहीं देते, वहां मोदी जी ने इतना बड़ा दिल दिखाया कि सास, ससुर और पति सब आलोचक हैं। ये पता होने के बावजूद भी निर्मला सीतारमण जी को वित्त मंत्रालय जैसा बड़ा पद दे दिया, और उनके पति की आज भी कड़वी बातें सुन लेते हैं। वाह, कितने बड़े तानाशाह हैं मोदी जी, नहीं ना? और अब उस बड़े स्कैम का खुलासा करते हैं जिसके बारे में राठी जी कभी नहीं बोलेंगे। चंदा दो धंधा लो, ये इल्जाम लगाए थे ना राठी जी। चंदा दो धंधा लो, ये जो स्कीम है यहाँ पर, ये इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले का सिर्फ एक हिस्सा है। तो इसे सुनिए और हिम्मत हो तो इसके बारे में बोलिएगा। इन्होंने अपने लास्ट इलेक्टोरल बॉन्ड के वीडियो में इल्जाम लगाया था कि ये घोटालों का भंडार है। चंदे के बदले अनवर्दी कंपनियों को सरकारी टेंडर दिए गए, हफ्ता वसूली की गई, और कुछ ऐसे केस हैं जहां पर आम लोगों की जिंदगियों से खेला गया। आम लोगों की जिंदगियों से खेला गया, ये मेरे दिल पर लग गई थी, और मुझे भी ये बात बर्दाश्त नहीं है। तो अब ध्यान से सुनिएगा। तारीख 22 मार्च 2021, दिल्ली सरकार का एक मंत्री, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है, यानी कि शिक्षा मंत्री, जिसके फैसलों पे दिल्ली के बच्चों की जिंदगी निर्भर करती थी, वो नई शराब नीति की घोषणा कर रहा था, जिसमें सबसे पहला काम क्या किया उन्होंने पता है? राजधानी में शराब पीने की उम्र को 25 से घटा के 21 का कर दिया। क्या ये किसी युवा की जिंदगी के साथ खेलना नहीं हुआ? जिस उम्र में वो कॉलेज से निकल के अपनी जिंदगी में कमाना शुरू करेगा, घर वाले सोचेंगे कि बेटा घर पे 2 पैसे ला के देगा, पर अब वो पैसे भी शराब में उड़ा दे। उसका इंतजाम दिल्ली सरकार ने कर दिया। अब इसमें दुनिया ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े स्कैम का पर्दाफाश होगा। सुनिए, दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति यानी कि न्यू एक्साइज पॉलिसी लागू होते ही शराब और बियर पर ऑफर की झड़ी लग गई। नई आबकारी पॉलिसी के चलते दिल्ली में कई शराब के स्टोर्स पर एक बोतल की खरीद पर दूसरी बोतल मुफ्त में मिलने लगी। दिल्ली में अपने परिवार के साथ रह रही एक महिला का कहना है कि हमारा सड़कों पर बेटियों के साथ निकलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि नई शराब नीति की वजह से स्कूलों के पास और रिहायशी इलाकों तक में शराब की दुकानें खुल गई।
शराबी कबाबी आते जाते पी पा के हंगामा करते हैं। पास की झुग्गी झोपड़ी के लोग अब एक बोतल की जगह 2 बोतल हाथ में लेके पड़े रहते हैं। बच्चे बिगड़ रहे हैं। शराब सस्ती होने की वजह से पीने की लत लग रही है, जिससे घर में कलेश बढ़ गए हैं। आदमी लोग जेवरात बेच बेच के शराब पी रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शराब नीति का असर पूरी दिल्ली पे पड़ा, जहाँ 3.5 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ महिलाएं हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके मोहल्ले में शराब की दुकानों के आगे माहौल कैसा होता है? क्या महिलाएं वहां से बिना परेशानी, बिना हिचक के निकल पाती हैं? अब सोचिए कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने ऐसा माहौल स्कूल और रिहायशी इलाकों में बनवा दिया था। क्या इससे जिंदगियां खराब नहीं हुई? और दिल्ली सरकार का ये शिक्षा मंत्री कौन था? आम आदमी पार्टी का मनीष सिसोदिया। ये वो आम आदमी पार्टी है जो 2012 में राजनीति और देश बदलने आए थे। खुद को भगत सिंह के चेले कहते थे और बोलते थे कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, और अब खुद एक पौवे के साथ दूसरा पौवा फ्री में बेच रहे थे। मैं खुद भी उस समय इनसे प्रभावित हो गया था। सोचा था इस बंदे में दम है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे इन्होंने रंग दिखाए, मुझे समझ में आ गया था कि भ्रष्टाचार विरोधी एक दिन सबसे बड़े भ्रष्टाचारी निकलेंगे। पर ये स्कैम सबसे बड़ा कैसे हुआ, तो जरा ध्यान से सुनिए। तो देखिए, दिल्ली में पहले 864 शराब की दुकानें थी। केजरीवाल की शराब नीति आने से पहले इसमें से 475 दुकानें सरकार खुद चलाती थी, जिससे सरकार को राजस्व प्राप्त होता था। वो पैसा सरकार के खाते में जाता था। पर जैसे ही शराब नीति आई, सारी सरकारी दुकानें बंद, सबको प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया, जिससे सरकार का घाटा बढ़ गया और राजस्व भी कम हो गया। पर शराब के ठेके प्राइवेट क्यों किए गए? इसके पीछे का पैसों का खेल क्या है, समझिए। केजरीवाल पहले बोला करते थे कि हम दिल्ली रहकर दिल्ली की जनता की सेवा करेंगे, लेकिन सबको पता है कि केजरीवाल अपनी बात पर नहीं रहते। तो अब उनकी निगाह दिल्ली के बाहर भी चुनाव लड़ने की थी, जैसे कि पंजाब, गोवा, गुजरात। लेकिन इसमें लगता था पैसा, तो पैसे का इंतजाम करने का जिम्मा दिया गया केजरीवाल के दाएं हाथ विजय नायर को। और इसके बाद विजय नायर को आप नेताओं के कहने पर साउथ ग्रुप से करीब 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली थी। जी हाँ, 100 करोड़ रुपए। पर ये रुपए गए कहां? क्योंकि आम आदमी पार्टी और खुद राठी साहब ये कहते हैं कि इसकी कोई सबूत ही नहीं है, एक पैसा भी नहीं मिला। ये पैसा हवाला ऑपरेटरों के जरिए पंजाब और गोवा के चुनावों में खर्च करने के लिए पहुंचाया गया था। जी हाँ, सीबीआई का कहना है कि हवाला ऑपरेटरों से 11.9 करोड़ रुपए गोवा चुनाव के लिए हवाला के जरिए इकट्ठा किए गए, जिसके व्हाट्सएप चैट मिले हैं। हवाला की रकम आम आदमी पार्टी के गोवा से जुड़े एक व्यक्ति को मिली थी। अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने 2 बड़े घोटाले किए। पहला तो उन्होंने 100 करोड़ रुपए शराब नीति में बदलाव के लिए लिए, जिससे साउथ लॉबी को दिल्ली में फायदा पहुंचाया जा सके। अब क्या कहेंगे इन 100 करोड़ रुपयों को, चंदा या फिरौती? दूसरा, उन्होंने ये पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड से नहीं बल्कि हवाला के जरिए लिया। ये पीएमएलए के तहत अपने आप में अपराध है, जिसके चक्कर में सिसोदिया और खुद केजरीवाल जेल में हैं और उन्हें अब तक बेल भी नहीं मिली। अब हवाला को थोड़ा आम भाषा में समझा देता हूँ। देखो, भारत में नहीं पूरी दुनिया में हवाला ऑपरेटरों का एक विस्तृत जाल फैला हुआ है, जिसके जरिए आसानी से कहीं से भी कितना भी पैसा सरकारी एजेंसियों की नजर बचाकर इधर से उधर किया जा सकता है। इसके तहत पैसों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। हवाला ऑपरेटर एक जगह पैसे लेते हैं और दूसरी जगह अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके अपने किसी सहयोगी के जरिए उतना ही पैसा पहुंचा देते हैं। इससे पैसा एक जगह से दूसरी जगह जाता भी नहीं है और सरकारी एजेंसियों की निगाह से बच भी जाता है। यही है हवाला, जिसका उपयोग आम आदमी पार्टी ने किया। अब इसमें पैसा सीधे अकाउंट में दिखता ही नहीं, इसीलिए वो बार बार बोलते हैं कि एक भी पैसा नहीं मिला, पर एक्चुअली ये पैसा हवाला के जरिए इधर से उधर किया गया। अब राठी साहब, आपके द्वारा बनाए गए द फार्मा फाइल स्कैम वीडियो के डेटा और इस रियल स्कैम डेटा की थोड़ी तुलना कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आप ये क्रोनोलॉजी एक बारी ढंग से समझ लो। देखिए, आपका बनाया गया स्कैम जुड़ा है रेमडेसिविर दवाई के एक टॉक्सिक इंग्रेडिएंट से, जिसका सरकार से कोई सीधा लेना देना नहीं होता है। और यहाँ पर तो सीधे सरकार ने अपने ही 475 सरकारी ठेके निजी हाथों में दे दिए, जहाँ पर एक के साथ एक पौवा फ्री में मिल रहा था, जिससे दिल्ली के ना जाने कितने युवाओं की जिंदगियां बर्बाद हो रही थी। इस पर तो आपने कुछ नहीं बोला। अब आपके हिसाब से उस दवाई से जुड़े मामलों में मुश्किल से 100 लोग इंपैक्ट हुए थे, लेकिन यहाँ पर तो पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने शराब बहा दी, इस पर भी आपने कुछ नहीं बोला।
घोटालों की लिस्ट देख रहे हो दोस्तों कितनी लंबी है। वहां आपके हिसाब से दिखाया गया कि फार्मा कंपनियों ने सबसे ज्यादा बीजेपी को चंदा दिया और वो दिखाया गया लगभग 50 करोड़, पर वो तो लीगल तरीके से दिया गया था ना। और उस लिस्ट में तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का भी नाम था, उसे तो आपने कुछ नहीं बोला। खैर उसे छोड़ो, पर भाई यहाँ पर तो 100 करोड़ की रिश्वत का आंकड़ा अभी दिखाई दे रहा है, ना जाने और कितना होगा, और वो भी हवाला के जरिए, जो सरासर गैर कानूनी है। दिल्ली का ये शराब घोटाला हर मामले में राठी साहब के बनाए गए घोटाले से बड़ा है। यहाँ तो सीबीआई, ईडी के साक्ष्य भी मौजूद हैं और खुद कोर्ट ने माना है कि घोटाला हुआ है, नहीं तो अभियुक्तों को बेल ना मिल जाती। अब इतना बड़ा घोटाला हुआ और वो भी अपने आप को देश की सबसे ईमानदार पार्टी कहने वाली केजरी सरकार से, और राठी साहब इसमें कुछ भी नहीं बोल रहे। अब भाई मैं तो मुझे अंधभक्त कहने वालों से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि राठी साहब ने अब तक 640 वीडियो बनाए हैं, उसमें से कितने वीडियो उन्होंने आम आदमी पार्टी या केजरीवाल सरकार के खिलाफ बनाए हैं? मेरी जानकारी में एक भी नहीं। भाइयों, जर्मनी में बैठा ये आम आदमी सिर्फ एक कठपुतली है जिसे नाचने के पैसे मिलते हैं और एक कारनामा दिखाता है। इसका मकसद पैसा कमाना है और इसे पैसे देने वालों का मकसद भारत में सिर्फ मोदी को गिराना है। अब आखिर में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप अपने आप से पूछें कि क्या सच में डिक्टेटरशिप आ गई है? क्या मोदी या मोदी का कोई आदमी या बीजेपी वाला आपको घर पे आके धमका रहा है क्या? क्या सच में आपको लगता है कि एक ऐसा आदमी जिसके कोई बच्चा नहीं है, परिवार के लोग आज भी मोदी के प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी साधारण जीवन जी रहे हैं, उसने इलेक्टोरल बॉन्ड से अपनी जेबें भरी? या ये सिर्फ एक धोखा है, एक अफवाह है जो जर्मनी में बैठे एक आदमी फैला रहा है? क्या उसके डराने पर आप अपना वोट किसी और को दे देंगे? बहुत कुछ किया है इस देश के लिए मोदी ने, इतनी जल्दी भूल के किसी की बातों में मत आइएगा। अपना रिसर्च कीजिए, अपना दिमाग लगाइए। भगवान आपको सद्बुद्धि दे।